अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आप सबको प्रोग्राम दूसरा रुख की टीम की जानिब से ईद मुबारक। वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में सियासत, मईशत और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर बातचीत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ईद शो है तो हम हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर, वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान साहिबा और उनके हस्बैंड नदीम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल जो सियासत में चल रहा है, वैसे तो शेरी रहमान साहिबा से बड़ी ख़बरें जो हैं वो निकाली जा सकती हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में उनकी ज़िंदगी के बारे में सियासत से हट के शेरी रहमान साहिबा के कौन से ऐसे पहलू हैं जो मुआशरा नहीं जानता, जो हम नहीं जानते, जो मीडिया नहीं जानता, तो ओवरऑल आज हम प्रोग्राम में इन तमाम जो इशूज़, सियासी इशूज़ के अलावा हम उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो ज़ाती ज़िंदगी है, उनके हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम मैगज़ीन की जानिब से सबसे पहले तो यही सवाल है कि 100 जो बासर लोग हैं उनकी फहरिस्त में आपका नाम शामिल है। ये इससे पहले भी आपको बड़े एजाज़ात जो हैं वो मिलते रहे हैं, पाकिस्तान के नाम आप वो एजाज़ात करती रही हैं। क्या समझती हैं कि इन एजाज़ात के साथ साथ आपके ऊपर दबाव भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है? आपके तासुरात हैं? देखिए, दबाव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे फिर रिक्वेस्ट आते हैं इंटरव्यूज़ के, और अभी भी मुस्तकिल आ रहे थे लेक्चर्स के, और फिर सब कहते हैं कि हम मुस्तहिक़ हैं आपके वक्त के। लेकिन मैं बहुत अल्लाह से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौला का करम है जी। लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में परफॉर्म करते हैं अपने घरों से लेके हर सतह पे, मगर रिकग्निशन नहीं होती, मतलब कोई पहचान नहीं की जाती, उनकी पजीराई नहीं की जाती। लेकिन सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है सबसे बड़ा तो अल्लाह है। उसके बाद मुझे यहाँ गवर्नमेंट में बहुत फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस काम में बहुत मदद की, लीडरशिप दिखाई, और आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी हर कदम पर सपोर्ट किया और इनकरेज किया, और बहुत ही बार बार कहा कि आप ज़रूर कदम बढ़ाएं। तो जब टीम एफर्ट होता है तो मैं समझती हूँ मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो नजीम साहब, आपके क्या तासुरात थे? शेरी रहमान साहिबा पहले जो एजाज़ात हासिल करती रही हैं, अभी जो उनका 100 बासर लोगों की फहरिस्त में नाम है, आपके क्या तासुरात थे? मैं तो मतलब कि जैसे बाकी पाकिस्तानियों के साथ बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आलमी सतह पे इस कदम का एक पाकिस्तानी की रिकग्निशन हुई, और उसके बाद वो जो मेरी बीवी की हुई। तो वो कहते हैं नादिर के हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहता हूँ हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। अच्छा। तो इस एजाज़ के बाद आपने ट्रीट दी थी या आपने ट्रीट ली थी? नहीं, अभी रमज़ान का महीना था, तो ये डिनर मैं करूँगा, मैं खाना पकाता हूँ, तो मैंने इनसे वादा है कि इनकी चॉइस की गेस्ट लिस्ट पे जो भी चाहेंगी छोटी बड़ी खाना मैं पका के दूंगा, क्योंकि ये एक पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के जो हालात हैं उसमें मतलब कि आलमी सतह पे दिखाए नुमाइंदगी हो, तो अल्लाह का करम है। मेहनत करती हैं, और देखें अल्लाह ने चाहा तो मेहनत का, अल्लाह ने चाहा कि मेहनत का सिला। लेकिन ये जो नाम आया शेरी रहमान साहबा, इसमें ये नाम हमने देखा कि आप जब बाहर गई, वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेज हुई, हमने सुना है, इवन हमने मीडिया पे भी देखा कि रात को 2-2 बजे भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वहाँ से भी आपकी वीडियोज़ जो हैं आती थी। कितने घंटे आपको काम करना पड़ा? मेरे ख्याल में ये जो शर्म शेख में था वो सबसे लंबा स्ट्रेच था। पता नहीं कितने दिन वहाँ हम 3-4 दिन तो हम बिल्कुल भूखे प्यासे रात भर, मैं और मेरे एक टीम मेंबर अभी आपको मिला होगा रिजवान साथ होता था, और एक हमारे नेगोशिएटर रह गए थे एम्बेसडर मुनीर, जो इस वक्त कोरिया में एम्बेसडर हैं, नबील मुनीर, उन्होंने भी साथ दिया। सब की फ़्लाइटें जा चुकी थी, तो दूसरे ममालिक जो हमारे साथ थे G77 में, उन्होंने इवन बांग्लादेश, बहुत सारे LDC, सबको कहा मैंने आप फ़्लाइटें चेंज करें, हम नहीं जाएंगे इसको किए बगैर। हम लोग चले जाते तो ये नहीं होना था, ये तो तयशुदा बात थी। और दूसरी बात, और फिर वहाँ इंतज़ाम नहीं था, कॉन्फ्रेंस तो ऑफिशियली ख़त्म हो गई थी, तो 3-4 दिन रात भर हम सेंटर में बैठे थे, होटल्स दूर थे, तो हम सेंटर में बैठे रहते थे, जस्ट ऐसे ही बीच में लॉबी में होटल्स की, और वहाँ ना आपको पानी मिलता था, अक्सर और बेशतर सिर्फ पानी, और खाने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते थे कि कोई बाहर जाएगा, कोई मैकडॉनल्ड्स लाएगा, कोई फल किस तरह अंदर लाएंगे कि उस अलाउड नहीं, बहुत
बहुत कियोस था एक टाइम पर। मगर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कमिटमेंट दिखाएं। एक दो लोग शुरू करते हैं, फिर सब साथ देते हैं। हाँ। वैसे ओवरऑल आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरती है? आप घर में होते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, या ओवरऑल आपका दिन जो है वो कैसा गुजरता है? लेकिन मैं शुरू करते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक अगर ले लें, ब्रेक के बाद हम दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शरीन रहमान साहब, यही कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? कौन सी चीज़ मुख्तलिफ होती है? दोस्तों के पास जाते हैं, घर में खाने खाते हैं? बहुत मुख्तलिफ होती है। एक तो फैमिली के साथ टाइम गुजारता है, कभी कभी आदत भी नहीं होती है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर है बंदा अब सुबह उठ के भाग नहीं रहा होता है और अपने कामों में नहीं लगा होता है। मैं मतलब काफ़ी जल्दी उठती हूँ एंड ऑलमोस्ट नमाज के बाद मैं फिर अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे या वो आईपैड पे लगी रहती हूँ। अखबारें, इंटरनेशनल अखबारें, लोगों को ईमेल के जवाबें, अपने स्टाफ को तंग करना कि ये नहीं हुआ, वो होना है, आगे ये प्लानिंग। तो मैं काफ़ी तेज़ी में होती हूँ सुबह में और टाइम नहीं होता, कभी कभी नाश्ते का नहीं होता। खैर रोज़ों में तो थोड़ा टाइम बेहतर स्पेंड हो जाता है, लेकिन घर आए भी तो बिज़ी। और आपको पता है सियासत में तो कॉल आ गया, इधर पहुँचे, कोई टाइम की कोई मतलब रिस्पेक्ट हमें कोई नहीं होती। खासतौर पर आजकल जो चल, हाँ मतलब बंदा घर के खाने पे होंगे लेकिन नहीं होंगे, तो जस्ट फैमिली टाइम इज़ इनफ कि भाई कोई टीवी शो देख लिया, कुछ बाहर चले गए, दोस्तों से मिल लिया कि हाँ हम आ रहे हैं, तो आ भी गए, यानी पहुंच भी गए डिनर पे, कैंसिल नहीं कर दिया। लेकिन हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे आप हमेशा नदीम साहब की तस्वीर जो है वो शेयर करती हैं, कभी किचन में, कभी वो नाश्ता बना रहे हैं। तो सिर्फ नदीम साहब बनाते हैं या कुछ पका लेते हैं? मैं तो बिल्कुल छोड़ दिया है, बस एक तो टाइम नहीं होता, ये तो अपनी मर्जी और बिजनेस के मालिक हैं, और जाहिर है फिर टाइम के भी मालिक हैं, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे टाइम के मालिक तो सब होते हैं, आप लोग भी होते हैं, ठीक है। तो नदीम साहब, कभी कोई ऐसा वाक़या कि आपने दिल से कोई नाश्ता बनाया हो, कोई शरीन रहमान साहबा के लिए खाना बनाया हो और इनको कॉल आ गई और खाना पड़ा और ये निकल गई हो? अक्सर हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन देखें, इनका हर चीज़ में मयार बहुत ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड है ना वो मीट करना मुश्किल होता है। तो ये खाना मैंने कोविड में बनाना शुरू किया, जब कोविड शुरू हुआ। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में सिर्फ मैं एक स्टीम फ़िश बनाया करता था। जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने बनाया तो इनको पसंद आया, तो मुझे पता लगा कि फिर मैं सही खाना बना रहा हूँ। अच्छा। तो अभी मैंने इनके 50 लोगों का भी खाना किया है, 5 लोगों का भी किया है, बनाया, तो वो पसंद करती हैं और तनकीद करती हैं, और पॉजिटिव तनकीद क्या भी देती हूँ, नमक ज़्यादा है, फलां, एकदम इतना तो बनता है। नहीं बिल्कुल देखिए, इंसान 4-4, 3-3 घंटे खड़े होकर बनाए, उसके बाद तनकीद हो तो मुश्किल होता है। लेकिन मुझे काफ़ी अर्सा हो गया अब साथ तनकीद लेने की, मतलब कि। तो कभी कोई खाना सिखाने की कोशिश की है आपने कि चलें कोई? नहीं, मैं चाहता नहीं। अच्छा, वैसे ये मैं कोविड में किताब लिख रही थी, ये खाना पकाना सीख रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हमारा तबादला हुआ अटलांटा, मेरी वजह से हम पहुँचे अटलांटा में घर पे, तो खाना नहीं था अमेरिका में। हाँ। तो शहीद रहमान ने खाना तैयार कर दिया। वो पहले बनाती थी, लेकिन इनको बनाना आता है, लेकिन रखा था। आपका सीखना नुकसान हुआ है, फिर इन्होंने छोड़ दिया। नहीं, वो देखिए मेरा भी ये है कि अच्छा, माय डॉटर से माँ आपको यू नो हाउ टू कुक, आई सेड या आई डू। तो बेहतर है कि किचन में नहीं आए, इतना मसरूफ है और अपना वक्त बहुत इफेक्टिव। मुझे खाने बनाने का शौक है, एक थेरेपी होती है खाने के लिए, हॉबी भी है, और अल्लाह के करम से कुछ अच्छा भी बन गया है, तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हमने देखा आप मोहतरमा के साथ बड़ा करीब थी, आपने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा, ईदें भी आपने गुजारी। कोई ऐसा वाक़या जो मोहतरमा के साथ आपने ईद गुजारी हो, जो आपको याद हो, जो शेयर करना चाहिए? बहुत सारे वाक़े हैं, पता नहीं कौन सा मैं सोचूं कौन, लेकिन मज़ा तो उनके साथ बहुत आता था। कभी एक दफ़ा हम फिल्म देखने गए, सारी मतलब कितने सालों में बड़ी हमने जिद्दोजहद की कि हम मोहतरमा के साथ, जी दुबई में बच्चों को साथ लेके, बिकॉज थोड़ा सा वो उनको भी नॉर्मल लाइफ देनी थी। और उसमें भी मुझे याद है हम बैठे हैं और फ़ोन आ रहे हैं और ब्लैकबेरी पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो कभी मैं बाहर जाती थी, कभी बेचारी वो जाती थी, क्योंकि कोई फ़ोन कॉल्स उनको ही लेने पड़ते थे। मगर इमरजेंसीज़ के भी दरमियान उनको एक
तरीका आता था खुश रहने का, और हौसला, कुछ भी नहीं तो हौसला तो रखती थी। ये मैंने उनसे सीखा है, ये बड़ी सिफत होती है। लेकिन हमने देखा आप जर्नलिस्ट रहीं, आज भी लोग आपकी मिसाल देते हैं, आपने डॉन में भी अच्छा काम किया। आप सियासत की तरफ आपका आना कैसे हुआ, किससे आप इंस्पायर हुई, मोहतरमा से या कौन से? मैं सियासत में आना असल में नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जो स्किल सेट है सियासत में कोई काम भी हो, मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ना मैं फ्यूडल हूँ, ना बड़े सरमायाकार का साथ में वो है टब्बर। तो मुझे तो मोहतरमा ने कहा कि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, मतलब जो आइडियाज़ वाले लोग हैं, जो लिखते लिखाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स। तो उन्होंने उस वक्त हिना जिलानी मुझे और आसमा जहांगीर को कहा था। वो दोनों भी झेंप गई, कहने की पता नहीं सिविल सोसाइटी से आना सियासत में बहुत बड़ा चेंज होता है। मेरे भी बहुत बड़ा चेंज था, बट मैंने ऑलरेडी जर्नलिज्म से एक ब्रेक लिया हुआ था। वो मुझे मिली, लंदन में मिली, काफ़ी मुलाकातें होती थी। फिर उन्होंने कहा नहीं अब तुम करो, और आधा टाइम देना होगा, पूरा नहीं। ऐसी कोई सोच आई कि रिस्क तो है? आधा तो कोई रिस्क नहीं सोचा, मगर आधा, बिकॉज फैमिली मेरी पाकिस्तान में नहीं थी, तो मैंने कहा मैं आधा टाइम, मैं आधा कुछ नहीं करती हूँ। अगर करूँगी तो मुझे पता है कि 24 घंटे वही होगा। तो फिर फैमिली भी आ गई। तो नदीम साहब, आप समझते हैं कि शेर-ए-रहमान साहिबा बतौर सियासतदान ठीक हैं, या अगर जर्नलिस्ट होती तो ज़्यादा बेहतर था? देखिए, तो वो मैं अपने आप को बहुत ही हुनरमंद शख्स समझता हूँ, लेकिन शेर-ए-रहमान ने जिस शोबे में भी काम किया है, अल्लाह के करम से आलमी सतह पे रिकग्निशन किया। इसीलिए खाना नहीं पकाती, क्या पता एक्सीलेंट शेफ ना हो तो फिर क्या फायदा। जर्नलिस्ट थी, एडिटर थी, एम्बेसडर थी, और उसके बाद सियासतदान। तो ये इनका वो ये है कि हाफ मेजर्स नहीं है। तो जो भी काम करती हैं वो उसमें कोशिश यही होती है कि उसका मयार जो है वो आलमी सतह का हो। तो उस पर इंसान हमेशा अपने टोस्ट पे रहता है, क्योंकि वही सतह जो है वो घर पे भी आती है। लेकिन आप देखें ना, सियासत में जो भी लोग आए हैं, कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ा है। जब आप सियासत में आई तो आपको लेग पुलिंग हो गई, तनकीद हो गई, बड़ी तनकीद होती है। तो कहाँ कहाँ आप समझती हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था? सियासत में होती है, आपको पता है, होती है, हर तरफ होती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ ये नहीं हो। यहाँ लेकिन कंस्टिट्यूंसीज बहुत बड़ी हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो जो धक्के पड़ते हैं वो भी बहुत हैं। और सबसे मैं समझती हूँ मेरे लिए एनर्जाइजिंग टाइम तो मोहतरमा के साथ गुजरा है, मगर रिसेंटली लॉन्ग मार्च जो की थी चेयरमैन बिलावल के साथ, वो भी पूरी लॉन्ग मार्च में मैं रही ट्रक पर, और वो भी एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था कि बंदा खुद कर भी सकता है। बहुत सारे लोग उतर जाते थे और वापस आते थे, और मैं और 2-3 लोग रहे, कुड्डी साहब और दूसरे कुछ। ठीक है नदीम साहब, वैसे आजकल देखें जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, इवन जो शेर-ए-रहमान साहबा ने जिक्र किया, महंगाई मार्च जो आपने शुरू किया था, इन तमाम सियासी एक्टिविटीज़ में टाइम मैनेज कैसे करती हैं शेर-ए-रहमान साहबा? देखिए, ये इनकी अगेन एक स्किल है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मेरी भी मसरूफियात ऐसी हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। इनका शेड्यूल तो ऐसा है कि प्रिडिक्ट नहीं हो सकता कि इस वक्त चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। तो फिर हमें वक्त निकालना पड़ता है जहाँ हम साथ हो चुके हैं, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर कराची में था पहले, अब मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा वक्त खर्च करता हूँ। तो हमें एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है कि फैमिली टाइम निकल आए, वरना दोनों की मसरूफियात ऐसी हैं कि वीकेंड के अलावा मौका ही नहीं मिलेगा बात करने की। तो शिकवा कौन करता है घर में शेर-ए-रहमान साहबा के? आपकी डॉटर हैं, वो शिकवा करती हैं? नदीम साहब शिकवा करते हैं? वो उसकी तबीयत में ख़ास नहीं है शिकवा, मैं ज़्यादा शिकवा करती हूँ, बिकॉज मैं हूँ मास्टर ऑफ शिकवा। वैसे नदीम साहब, जो शेर-ए-रहमान साहबा सेनेट में या कहीं और हमने देखा है बड़ी दबंग अंदाज से तकारीर भी करती हैं, तो कभी आपको परेशानी नहीं होती, कभी फैमिली को परेशानी नहीं होती? जो सियासत में आप देखें, जो माजी में खान साहब के दौर में जो होता रहा, जो केसेस बने, अब देखें थोड़ी आदत पड़ गई है। 3 ऐसे इंस्टेंस थे जहाँ जानलेवा मतलब की पोजीशन थी। एक बार शुरू के अंदर मैं मीटिंग में था, फ़ोन आया, इनकी बैक पे अटैक हुआ था, तो इनकैपेसिटेट थी ज़ियाउद्दीन हस्पताल में बहुत अर्ली। फिर जो दूसरी बीबी के साथ दोनों जगह 18 जो उनके साथ मौजूद थी, तो वो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली इनिशियली होते हुए बड़ा अजीब था। और एक बार ये जेल में गई थी, मैं पहली बार था,
ढूंढ रहा था किधर जेल में, लाहौर में, उठा लिया था वाघा बॉर्डर गया हूँ, तो मैंने पहली बार जेलों का चक्कर लगाया। मैं मिसिंग पर्सन हो गई थी, जेल में नहीं, जेल तो फिर भी मैनुअल होता है। और किस केस में आप जेल में गई थी? केस वेस कोई नहीं था भाई, केस होता है, जेल मैनुअल होता है, सबको पता होता है क्या हो रहा है। हमें हवालात से उठा के ले गए थे लाहौर में। 2004 या 5 की बात है, जब जरदारी साहब आ रहे थे फ्रॉम दुबई, लैंड हो रहे थे, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के MNAs में MNA होती थी उस वक्त, मैं सेनेटर नहीं थी। तो उस वक्त हम 4-4 करके गाड़ियों में जा रहे थे, मैं फ्रंट कार में थी चौधरी एतजाज़ के साथ कि सेक्शन 144 हम वायलेट ना करें, तो इसलिए 3 MNAs और ड्राइवर एक गाड़ी में थे। हमारी गाड़ी ज़ाहिर है पहले रोकी गई और वो तो होना था। मैंने साथ में जेल बैग रखा हुआ था, सबने तैयारी रखी हुई थी, और उसमें फिर हमें हवालात में उठा के ले गए। पूरा पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत मतलब और एक्टिविस्ट बहुत सारे जेलों में भरे हुए थे, लाहौर के सारे वो लॉकअप्स भी भर गए थे, पुलिस थाने भी भर गए थे। बड़ी कहानियां भी हैं उन लॉकअप्स की जो लोग छोड़ गए, अब मैं बताना नहीं चाहूँगी। चलिए अगर हमें कुछ आप बता दें कि वहाँ पे क्या था जेल में। मेरे साथ और मेरे साथ नाहिद खान थी और सफदर अब्बासी, हमको उठा लिया उन्होंने, सबको छोड़ दिया, फिर मगर हमें नहीं छोड़ा, हमें वो गाड़ी में ले गए कहीं और हमें पता नहीं था और काफ़ी दूर ले गए। पहले कहने के हम आपको एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं, कराची एयरपोर्ट आप जाएं। मैंने कहा वाह वाह कितनी आपकी मेहमान नवाजी है। बट दे टुक अस समवेयर, किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ है। मैंने फ़ोन मेरे हाथ में, एक फ़ोन तो उन्होंने ले लिया था, मैंने दूसरा पकड़ के उधर से फ़ोन किया अजहर अब्बास को, जियो पे इंटरव्यू दे रही थी जब वो ले जा रहे थे। ये जगह है, देखो ये कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर पीपल्स पार्टी के वकला को पता चल गया, फिर ये तो लाहौर में कोई नहर है, पता चला बॉर्डर वाली नहर है कोई, और फिर वहाँ कोई सेफ हाउस था बहुत दूर जंगल में, और एक कमरा था और हम 3-4 लोग थे, और पानी के लिए एक बोतल आती थी। तो मैं तो किडनी पेशेंट हूँ, मैंने कहा मैं किस तरह रहूँगी। मैंने कहा आप लेके आए मेरे लिए पानी और मेरी दवाएं। तो इनको जब लिस्ट आई तो इनको समझ ही ना आया क्या। ये मैं आपको किस्सा सुना था, तो पहली बार मतलब गायब होगी मेरी बीवी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन से हवालात में। तो सब अगर ब्रेक लें फिर आप ये पूरा किस्सा हम आपसे सुनते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जी नदीम साहब, क्या जेल की सूरत हाल के दौरान जेल से जब जो जेल नहीं था, मुझे तो पता नहीं, कोई रास्ते में आपको लेके जा रहे थे, मिसिंग पर्सन वाली जगह थी। चलें शुक्र करें आप बच गए ना। तो पीपल्स पार्टी ने ढूंढ लिया। 1 मिनट मैं बताऊं ना, पीपल्स पार्टी ने ढूंढ निकाला क्योंकि हमने वो नशर कर दिया था, फिर वो फ़ोन भी ले लिया, फिर चार्जर भी ले लिया। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ढूंढते ढूंढते उन्होंने ये, उनको जनरल लोकेशन समझ आ गई, वहाँ की तंजीम जो थी पहुँच गई। रात को टॉर्च लाइट नज़र आती थी, तो वो जंगल में पहुँच गए खाना शाना लेके। तो भाई लोग ज़रा परेशान हो गए कि इतने सारे लोग आ गए, इनको पता कैसे। खैर वो खाना, फिर अगले दिन वो आए कि दवा आप बताएं कहाँ। फिर वो इधर, मैं कपड़े भी नहीं था, कुछ नहीं था भाई, दूसरा दिन हो गया, ना कपड़े ना दवाएं ना कुछ, बस आप ऐसे ही उठा के ले गए। तो इधर गए, इनके पास मैंने नंबर दिया इनका, तो फिर अजीब व गरीब इन्होंने चीज़ें, शादी के कपड़े डाले। मुझे पहली बार जब फ़ोन आया तो मैंने कहा कौन बोल रहे, कहने हाँ इससे क्या मतलब है आपको। तो मैंने कहा अजीत, कहने लगा वो दवाइयाँ दे दें और कुछ कपड़े दे दें। अब मेरी कैफियत ऐसी थी, पहली बार, मतलब मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मेरा इतना तजर्बा नहीं था, तो मैंने जो कुछ भी मेरे जहन में आया जल्दी जल्दी पैक किया, और उन्होंने एक जगह बुलाई थी, वहाँ मैं चला गया, उनको दे दिया। बाद में पता चला कि टॉप किसी और का और पजामा किसी और का, वो किसी और का, ऐसे मिक्स थे, वो कहते वो पहनने के काबिल नहीं थे। तो मतलब ये सब तजर्बे भी, ये सब होता रहा। लेकिन आप सियासत में हैं, बड़ी कामयाब सियासतदान हैं, फैमिली में आपकी डॉटर को या नदीम साहब को सियासत में आने का कोई शौक? कोई शौक नहीं है, मुश्किल से ये टीवी देखते हैं। अगर मैं उनको कुछ पता नहीं होता मैं टीवी पे भी हूँ, कुछ भी हूँ, क्या कर रही हूँ। अच्छा, शायद अखबार में कभी पढ़ते हैं, नो इंटरेस्ट, फाइन विद मी। लेकिन नदीम साहब आपने एक बुक भी लिखी है, अगर आप बुक के हवाले से हमें कुछ बता सकें। देखिए, जब मैंने सिटी बैंक छोड़ा था तो मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था 27 साल के बाद अपना बैंक शुरू करने के लिए। तो उस वक्त इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा देखें सिटी बैंक रेगुलर, ये मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जो था ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो मैं लगा रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं, इन्होंने कहा जी बिल्कुल कर लें आप। मुकम्मल सपोर्ट किया। मुकम्मल सपोर्ट किया। बहुत लोग नहीं करते, वो सिटी बैंक की इंटरनेशनल
एक प्रोसेस होती है। तो जब ये कामयाब हो गया, इजी पैसा मैंने शुरू किया, तामीर बैंक शुरू किया, तो वो जब फ़रोख्त हो गया उसके बाद मैंने उसकी एक मतलब क्योंकि पाकिस्तानियों को भी नज़र आया कि यहाँ भी मतलब के सक्सेसफुल एग्जिट्स हो सकती हैं, तो वो किताब, लेकिन उस किताब में क्योंकि मुझे इन्होंने इतनी मदद की थी, एक पूरा चैप्टर है लाइफ में, उस चैप्टर की तरफ आ रहा था। तो आपने उस चैप्टर में हमने देखा है कि आपने एक जगह पे जिक्र भी किया है कि आपने शेरी रहमान साहबा को प्रपोज कैसे किया था, अगर वो भी हम सुनना चाहेंगे। अच्छा, हाँ बहुत सी जगहों पे देखिए मैंने सोचा मैं इनको सरप्राइज़ करूंगा। मैंने इनसे कहा कि वो बीच पे कुछ एक डिनर है कराची में, वहाँ चलते हैं, तो क्योंकि फॉर्मल है, ज़रा कपड़े शपड़े पहन लिएगा। अच्छा, इनकी सेंस बहुत तेज़ है, ये समझ गई। बाद में इन्होंने मुझे बताया क्या ड्रामा चल रहा है, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन बंदा डिनर पे भी तो तैयार होके जाता है। वाह, लेकिन वो ज़्यादा मैंने थोड़ी मैं स्टूपिड लगती हूँ तुम्हें। तो वो बीच पे जाके मतलब टेबल लगा के मैंने उनको फिर वहाँ प्रपोज किया था। तो वैसे अगर हम आपकी वजारत से मुतल्लिक बात करें, अभी आपने हीट वेव के हवाले से सूबों को भी आगाह किया है, वैसे इस वक्त जो माहौलियात से मुतल्लिक सूरत हाल है, अगर यही कंटिन्यू रहती है तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मुझे एक अभी मैंने किसी इंग्लिश उसको दिया है, इंटरनेशनल टीवी उसमें चल रहा था कि आप लोग रीबिल्ड, सब पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या किया। मैंने कहा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 33 मिलियन लोग, आप ज़रा मुझे बता दें आपका मुल्क करके दे दे, एक साल के अंदर सबको रीबिल्ड कर दे, जिधर कर्जे ना हो। कुछ आप लोगों ने क्या किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया है, वो मैं ये नहीं कह रही कि आपने हमारा साथ नहीं दिया है, लेकिन एक जब मुल्क इन हालात में होता है, हमारे जैसे और भी बहुत ममालिक होने वाले हैं भी, अफ्रीका के ममालिक हैं जिनका भी इस वक्त वो इमिटर्स नहीं हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं इमिट करते, तो हमने ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। तो आप हमारी मदद ज़रूर करें और कोई रास्ता ढूंढें कि माहौलियाती इंसाफ हो। हम वैसे ही इस वक्त मुश्किलों से में घिरे हुए हैं, तो आप इस मेहरबानी करें। तो इसी हवाले से फिर वो जो आपने कहा ना, टाइम मैगज़ीन या वाशिंगटन पोस्ट या फोर्ब्स में बात नाम निकला, क्योंकि अपनी बात, अपना मुकदमा खुद ही लड़ना है, कोई और नहीं आके करेगा। और अपने लिए इंसाफ की हुसूली कोई जुर्म नहीं है जी। अगर मैंने कुछ मांगा है मुल्क के लिए या हमने मिल के मांगा है तो गलत नहीं कहा है, और जहाँ हमारी कोताहियाँ हैं वो भी मान लें, वो भी बहुत हैं। हम परफेक्ट तो नहीं है जी, लेकिन मुझे ये परेशानी सबसे ज़्यादा ये है, और जायज़ है मैं समझती हूँ प्लानिंग में, कि जब हम रीबिल्ड कर रहे हैं और वो रेजिलियंस रीबिल्डिंग वगैरह, उसमें तो 10-10 साल लगते हैं। $1 नॉर्मल रीबिल्डिंग का और $1 और $4 रेजिलियंस या एडेप्टेशन के साथ रीबिल्डिंग के जो होते हैं, 1 से चौगुना उस पर ख़र्चा होता है। अब जो मुल्क, जो लोकल कम्युनिटीज़ रीबिल्ड करेंगे वो तो रेले में फिर निकल आएंगे। अभी शुरू हो गया स्वात में फ्लड, और मेरा यही था ये रीबिल्डिंग ट्रैप में हम ना फंस जाएं कि 10-10 साल लगते हैं ब्रिजेस बनाने में, क्या क्या करने में। जैसे आपने स्वात की मिसाल दी, आपकी नज़र में कौन से ऐसे इलाके हैं जो इसी तरह मुतासर हो सकते हैं, अगर आप कोई निशान देखिए, वो नॉर्मल रिवर फ्लड में है इस वक्त, ठीक है, और वो शायद बढ़ेगा भी, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास प्रिडिक्शन मॉडल्स नहीं है। अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी नॉर्मल हो गई है दुनिया में, प्रिडिक्शन मॉडल्स बिल्कुल सब ठुस हो गए। तो अब लास्ट ईयर भी किसी ने नहीं बताया था कि इतना बड़ा रेला आएगा, ना पीएमडी के पास वो टूल्स हैं, ना वो साइंस है। खैर, अब देखिए, अल्लाह के करम से लोगों की जानें, तो बहुत से लोग नहीं बच सके, लेकिन जो कर सके फिर भी अपनी सकत से ज़्यादा इस मुल्क ने किया है। एक यहाँ पर पाकिस्तान में सवाल तो सियासत से मुतल्लिक है, लेकिन जवाब सियासी शायद ना भी हो। साइफ़र से मुतल्लिक बड़ा जिक्र था खान साहब ने जो किया। आप अमेरिका में सफ़ीर रहीं, आप बताएंगी कि उस वक्त जैसे बिलावल साहब ने कहा कि ये साइफ़र जो है ये तो मामूल की बात होती है, ये आते रहते हैं, आपके होते हुए कितने साइफ़र आपको मिले, कितनी धमकियाँ? या मैंने देने होते थे। जी जी। तो कभी तो एक दिन में 6-7 साइफ़र जाते थे। हमारी सबसे एक्टिव एम्बेसी थी, ज़ाहिर बिज़ी एम्बेसी है, तो 6 से 10 साइफ़र जा सकते थे। कुछ जो होते हैं नाइट एक्शन वाले होते हैं, जो सारी सीनियर क़यादत को जाते हैं, और वो टॉप सीक्रेट होते हैं, वो 5-6 लोगों को जाते हैं कि देख आप लोग, नाइट एक्शन का मतलब आप उसी वक्त पहुंचा दें, आप उनको सुबह मिलते हैं या जो भी, टाइम डिफरेंस भी बहुत होता है।
तो ये नहीं कि कोई गैप हो जाए, वो भी काफ़ी जाते थे। मैं खुद सुबह 3 बजे उठ के फाइनलाइज करती थी पाकिस्तान के टाइमिंग में, सही टाइम में पहुंच जाएं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब उनमें भी ओपन हो। उनमें भी कोई ऐसी लैंग्वेज थी जैसे अब खान साहब कह रहे हैं कि जो साइफर आया तो देखिए हर किस्म की बात आपको बिल्कुल सच का दामन पकड़ते हुए एक पिक्चर देनी होती है कि ये ऐसा कि ऐसा हो रहा है और ये बात है। ये आप अच्छा हर किस्म के लोग मिलते हैं, ज़ाहिर है सफ़ीर को राइट लेफ्ट बीच के दुश्मन ममालिक के हर किस्म के लोग मिलते हैं और आपको मिलना पड़ता है, आपकी ऑथराइज होते हैं, आप मिलें और उनसे जान इंफॉर्मेशन लें। अब जो भी हुआ वो एज इज़ भेजना होता है। जब आपकी रिकमेंडेशन होती है वो अलग होती है, दिस इज़ रिकमेंडेड, ये हमारी एडवाइस है, वो भी अलग होता है। लेकिन बहुत सारे साइफर्स होते हैं, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, दिस इज़ व्हाट हैपेंड। हर किस्म के लोग मिलते हैं, हर किस्म की बातें होती हैं जी। तो अपना दिफा तो देखिए आप, अब सफ़ीर ये भी लिखता है कि हमने ये कहा, उसके आगे मैं नहीं लिखती हूँ कि भाई हमने ये किया, हमने ये लड़ा, हम कह देते हमने ये कह दिया उनको, ये हमने जवाब दे दिया। आगे अगर कोई ज़्यादा संगीन बात है हम कह देते ये रेकमेंडेड एक्शन है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हर किस्म की सिचुएशन के कि साइफर खुल के वहाँ एक साजिशी नज़र में दिखाया जाएगा कि मुल्क के ऐसे, तो आप आई एम सॉरी ऐसा नहीं होता। वैसे दो मुख्तसर सवाल हैं आपके कपड़ों के हवाले से। आप पार्लियामेंट के अंदर हो या इवन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप बड़े सवालात किए जाते हैं, आपके अगर लाइटर नोट आपके मेकअप के हवाले से बड़ा जिक्र किया जाता है। इसके पीछे क्या कपड़ों अब तो तुम मार खाओगे मुझसे। लोग पूछते हैं, नहीं मैं तो नहीं पूछता, लोग आपसे पूछते हैं। मैं इसके लिए मैं बहुत खिलाफ हूँ कि ख़वातीन जब हैं, आप मेरी सियासत के बारे में पूछ लें, आप मेरी लिखत पढ़त के बारे में पूछ लें, आप मेरे आपका वाहियात परफॉर्मेंस है मैडम, मैं जायज़ सवाल समझूंगी और मैं जवाब दूंगी। लेकिन आप किसी मर्द से नहीं पूछेंगे कि आपने रोज ऐसी टाई बदली हुई है, आपने, और मर्दों का तो करोड़ों के मतलब इतना एक्सपेंसिव होता है। मेरा जोड़ा कभी बुटीक का नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी ने बुटीक से सस्ते होते हैं, मैं घर पे सिलवाती हूँ और ज़्यादातर मैं प्लेन कलर्स पहनी होती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पास टाइम नहीं है आज पूरे दिन आपके लिए। चलिए ईद का है तो थोड़ा मैंने कर लिया है तमाम, बट दिस इज इट। ये तो फिर ना मेरे पास शादी के कपड़े होते हैं ना मेरे पास, मैं तो शादियों में नहीं जाती। और मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ अगर पाकिस्तानियों को सोचनी चाहिए, ख़ास तौर से अशराफिया को, कि जब वो 10-10 दिन की शादियाँ करते हैं और वो करोड़ों खर्च करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द क्या, बेशक आप खुशी करें, आप 2 दिन करें, आप अपना सरमाया खर्च करें, खुशियों देखो, खुशियों में कोई आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ और पूरे साउथ एशिया में हो रहा है 10-10 दिन की, जो 1% है ना हमारा, आप उतना पैसा किसी तामीरी काम में दे दें, आपको लोग दुआएं देंगे और इर्द गिर्द देखें अपना हाल क्या है। तो मैं वैसे तो आई डोंट नो, मैं प्लेन सूट्स पहनी हूँ, कभी रेड होगा कभी ब्लैक होगा, मेरे पास टाइम भी नहीं है शॉपिंग का। एक वो बना हुआ है मॉडल, वो अब लिटरली 15 साल हो गए हैं। चलिए ये तो फिर हम नदीम साहब से पूछ लेते हैं ना कि आप... वो भी दर्जी फिर उसे कॉपी करके, अब ये मैनेज करना पड़ता है कि नाप ना बदले, बस ये टेंशन रहती है। नदीम साहब आप तो बैंकर भी रहे हैं, अब आप बताएं, शेर रहमान साहबा तो कह रही हैं वो तो घर में कपड़े बनवाती हैं, तो क्या मेजर एक्सपेंडिचर नहीं है? बिल्कुल इनको नहीं है शौक डिजाइनर क्लोथ का, मुझे आज तक जरूरत, अगर करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक लेकिन 15 साल पहले एक मेरी फैमिली में शादी हुई थी, मैंने 3 जोड़े बनाए थे, और वो भी रिजवान बेग के, मैं वो शहर में रहता था कराची में, और वो मुझे बड़ा ठीक ठाक उस वक्त डिस्काउंट भी देता था। वो दिन और आज का दिन वही चल रहे हैं। इट्स फाइन, यू नो, आई मीन। तो इससे हट के आप क्या समझते हैं कि शेर रहमान साहबा के अखराजात कम हैं या बहुत ज़्यादा अखराजात? ज़ाती अखराजात तो है ही नहीं, 0। अब ये है कि थोड़ी सिक्योरिटी, ये वो, हाँ, ये है, वो है मेरे स्टाफ के सिक्योरिटी, और मेरा अपना स्टाफ माशाल्लाह से, मतलब मेरा रिसर्च स्टाफ होगा। मुझे हुकूमत तो नहीं दे रही है ना कभी देगी, ना मैंने कभी डिपेंड किया। अभी भी मैं मिनिस्ट्री, मेरा कोर स्टाफ है, वो मेरे साथ ही रहेंगे। फिर देख लें आप, इसी टीम की वजह से सबसे ज्यादा आप होती है मीडिया नहीं, लेकिन बंदे को काम करना है ना,
तो काम अकेले नहीं कोई करता मुकम्मल तौर पे। ठीक है, लिखूंगी मैं हर चीज़, और मैं लाइन तकरीर भी मैं लाइन डाल के फिर अपनी करती हूँ, स्पेशली जब महकमा देता है तो अपनी करती हूँ, बिकॉज फिर दिल से होती है, अपने जहन और दिल से होती है। चलें ठीक है, शेर अमन साहब आपका, नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी भी सवालात और बातें तो बहुत हैं, लेकिन मजबूरी है, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।